हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरटीपी सीरीज के अंदर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स आरटीपी सेशन का। जीएसटी का डिस्कशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, राइट। आज के इस आरटीपी सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो बातें कर रहे होंगे वो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है हमारा पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। Mrs. Roma, an Indian citizen, is a government employee working for the Indian government. बहुत बढ़िया सर। मिसेस रोमा जी एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। शी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। ये कुछ इंफॉर्मेशन अपनी सबमिट कर रही है। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर द सर्विसेज रेंडर देयर। सेक्शन नंबर 9 अगर आपने अच्छे से रीड किया है, रेसिडेंशियल स्टेटस में हम सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट को आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर करता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आउटसाइड इंडिया सर्विसेज रेंडर करता है, तो जो सैलरी है वो डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया होती है। वो सैलरी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया होती है। तो इस केस में भी हमारी मिसेस रोमा, जो कि एक इंडियन सिटीजन है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड करी है मलेशिया में। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे सैलरी इनकम लिखा हुआ है, कंप्यूटेड इनकम नहीं है। तो इस 2 लाख में से 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, यानी कि 1,50,000 रुपए इनकी सैलरी बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन ओडिशा। ओडिशा में हमारा धंधा है, 80,000 रुपीज हम वहां से कमाते हैं। लॉस फ्रॉम द बिजनेस कैरिड इन बड़ौदा, बड़ौदा में हमारा बिजनेस है, वहां पे 20,000 का लॉस है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पेरिस, इनकम इज अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन सिडनी एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम पेरिस। तो इस इनकम का कोई भी इंडिया से रिलेशन नहीं है। इनकम एक्रूराइज इंडिया के बाहर हो रही है, इनकम रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है। तो ये आपकी फॉरेन इनकम है, ये आपकी इंडियन इनकम थी, और ये आपकी इंडियन इनकम थी। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन कैनेडा, दो द प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम देहरादून। तो यहां पर अगेन आपका इनकम एक्रूराइज इंडिया के बाहर हो रहा है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रहा है, लेकिन यहां पे आपके बिजनेस का कंट्रोल देहरादून में है, इंडिया में है। यानी कि ये वाली जो फॉरेन इनकम है, ये आरओआर और आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ये वाली फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में नहीं था, ये वाली फॉरेन इनकम, फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में नहीं था, ये वाली इनकम केवल आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन ये वाली फॉरेन बिजनेस इनकम, ये आरओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी, एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन कनाडा, तो सेम ये भी आपका फॉरेन का ही है, ऊपर वाले बिजनेस का ही है, क्योंकि यहाँ पे 46,000 का लॉस था, तो 16,000 का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो नहीं पाया होगा। प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशियन बिजनेस, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, इंडोनेशिया का बिजनेस है, कंट्रोल दिल्ली में है। 60% ऑफ द प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन द बैंक इन इंडोनेशिया, 60% आपको इंडोनेशिया में रिसीव हो रहा है एंड 40% आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है। इसका मतलब इस 70,000 में जो 42,000 है, इस 70,000 में जो 42,000 है वो फॉरेन इनकम है, और 28,000 यानी कि जो 40% है इंडिया में रिसीव हो रहा है, वो इंडियन इनकम है। और ये फॉरेन बिजनेस इनकम है जिसका कंट्रोल दिल्ली में है, ये फॉरेन बिजनेस इनकम है जिसका कंट्रोल दिल्ली में है, मतलब ये आरओआर और आपके आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन कनाडा, तो ये आपकी प्योर फॉरेन इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। डिटरमाइन करना है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रोमा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएससी।
इग्नोर करने हैं प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएससी ऑन द एजम्पशन दैट शी इज RNOR। वो अगर RNOR है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। वो RNOR है तो क्या होगा, और वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे बगल में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर असेसी RNOR है तो क्या होगा, और असेसी NR है तो क्या हो रहा होगा। ठीक है मालिक, ये हमने बना लिया। पहले वाले केस में ये जो पहला वाला था ये सैलरी इनकम थी, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हमारे पास जो इनकम आएगी वो इंडियन इनकम होगी। यहां पे सेक्शन नंबर 9 लगेगा, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इसके बाद आपके पास PGBP की इनकम शुरू हो रही है। इसके नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब बिजनेस इनकम की डिटेल्स है, राइट। तो आपके पास ये 80,000 रुपए बिजनेस इनकम है, ये इंडियन इनकम है, ये आ जाएगी। आप चाहे RNOR हो चाहे आप NR हो, इंडियन इनकम पे सब टैक्स देते हैं। जैसे इंडियन इनकम कंसीडर होती है वैसे ही इंडियन लॉस को भी कंसीडर किया जाएगा। ये 20,000 भी आएगा और 80,000 से सेट ऑफ हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पेरिस, इनकम इज अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन सिडनी, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम पेरिस। तो सर ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन बिजनेस इनकम का अगर कंट्रोल इंडिया में होता है तभी वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल होती है, अदरवाइज वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। तो ये वाला 42,000 RNOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये वाला 42,000 RNOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन कैनेडा, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन कैनेडा, though the profits are not received in India, business is controlled from Dehradun. Loss from business carried on in Canada, though the profits are not received in India, business is controlled from Dehradun. तो ये फॉरेन बिजनेस इनकम है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, तो सर ये 46,000 RNOR के हाथ में आ जाएंगे, ये 46,000 RNOR के हाथ में आ जाएंगे। और ये जो 16,000 का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन था ये भी उसी बिजनेस का था, ये भी RNOR के हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी जो 16,000 था उसी बिजनेस का था जिसका कंट्रोल इंडिया में है, राइट। अगर आपके पास फॉरेन बिजनेस इनकम है और उसका कंट्रोल इंडिया में है तो वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल रहता है। इसके बाद यहां पर आपका 28,000 इंडियन इनकम है, आपके इंडोनेशिया के बिजनेस में 28,000 इंडियन इनकम है, तो ये 28,000 तो दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। और 70% जो 42,000 जो आपका 70% सॉरी 60% 42,000 जो आपका फॉरेन इनकम है ये भी RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि कंट्रोल दिल्ली में है, क्योंकि कंट्रोल दिल्ली में है। 42,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि कंट्रोल दिल्ली में है, राइट। और नीचे वाले 192 हाउस प्रॉपर्टी वाले नहीं आएंगे क्योंकि क्योंकि ये फॉरेन इनकम है। और RNOR के हाथ में दो फॉरेन इनकम आती है, या तो बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, या तो प्रोफेशन जिसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो। तो ये आपकी PGBP की इनकम हो गई और ये आपकी सैलरी की इनकम हो गई। तो आपका जितना भी ये लॉस है ये आपके PGBP की इनकम से ही सेट ऑफ हो जाएगा। ये जितना भी लॉस है ये आपका PGBP की इनकम से ही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपके पास 80,000 माइनस 20,000 माइनस 46,000 माइनस 16,000 प्लस 28,000 प्लस 42,000, 68 प्लस 150 218, 2,18,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो 150 प्लस 80 माइनस 20 प्लस 28, 150 प्लस 80 माइनस 20 प्लस 28, 2,38,000, 2,38,000। ठीक है, 218 एंड 2,38,000। चेक कर लीजिए इसको एक बारी, चेक कर लेंगे इसको एक बारी। क्वेश्चन नंबर 9, 218 एंड 2,38,000। 218 एंड 2,38,000 देखिए
Salary payable by the government to a citizen India, services rendered outside India is deemed to accrue arise in India as per section number 9. Standard deduction is allowable irrespective of the residential status. ये आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट ओनली इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम एक्रू और डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स, मतलब केवल इंडियन इनकम ही टैक्स होती है। हाउएवर इन केस ऑफ आरएनओआर, इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया ऑल्सो टैक्सेबल इवन दो इट एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। तो जो इनकम इंडिया में एक्रू अराइज होगी या जो इनकम इंडिया में रिसीव होगी वो तो टैक्सेबल होगी। फॉरेन की बिजनेस इनकम, फॉरेन की प्रोफेशन इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है आरएनओआर के केस में, अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है और प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है। तो इनकम रेफर्ड इन सीरियल नंबर 1 2 3 आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोमा इन बोथ द केसेस, चाहे वो आरएनओआर हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन कनाडा के बिजनेस का लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इंडोनेशिया के बिजनेस का प्रॉफिट वो फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स होगा क्योंकि वो आरएनओआर है। और कोई भी बिजनेस जो कंट्रोल इंडिया से होता है, भले एक्रू अराइज वो बाहर हो रहा है, वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, मिस्टर आकाश जो है वो ओन करते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट हमको दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू है 160, फेयर रेंट है 170, स्टैंडर्ड रेंट है 190। इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आ जाएगा। हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट हाउस प्रॉपर्टी का 1,70,000 निकल कर आ जाएगा। द हाउस हैज 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, यूनिट 1 जो 25% फ्लोर एरिया का है वो हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन, यानी कि ये 25% जो प्रोफेशन में इस्तेमाल हो रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इसके खर्चे हमको बिजनेस हेड में अलाउ होंगे। और सेकेंड यूनिट 75% ऑफ द फ्लोर एरिया है, ये लेट आउट है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एट अ मंथली रेंट ऑफ 8,500 और इसको हमने 8,500 पे किराए पे उठाया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस हमने पे करे हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस हमने पे करे हैं 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने लाइट वाटर के चार्जेस दिए हैं, रिपेयर का खर्चा उठाया है। लाइट वाटर का चार्ज और रिपेयर का खर्चा हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होगा, बट यहां पर इसका 25% अलाउ किया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। इसका 25% अलाउ किया जाएगा पीजीबीपी में। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी 36,000, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलेगा और ये आपको पीजीबीपी में भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास 36,000 का है। आकाश ने 5 लाख रुपए का लोन लिया था जुलाई 16 में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबव हाउस प्रॉपर्टी। इस घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 30 जून 19 को। ही पेड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड। नो रीपेमेंट ऑफ लोन हैज बीन मेड सो फार। तो आपके पास 2 लोन चल रहे हैं, एक आपके पास लोन चल रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, एक लोन आपके पास चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्याज आपको मिलेगा, और एक आपके पास रिपेयर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन चल रहा है। तो 2 लोन्स आपके पास रहेंगे जिनके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ मिस्टर आकाश फ्रॉम हिज प्रोफेशन अमाउंटेड टू 8 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इनके पास प्रोफेशन की इनकम 8 लाख रुपए की दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डेबिटिंग द हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द पोर्शन ऑफ द हाउस यूज फॉर द प्रोफेशन। तो सर बिल्डिंग के खर्चे, ये जो 25% फ्लोर एरिया हम प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग के खर्चों से पहले का जो खर्चा है, बिल्डिंग के खर्चों से पहले का जो खर्चा है वो सब निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट 8 लाख आ रहा है। मतलब बिल्डिंग के खर्चे और इसमें से माइनस करने हैं तो हमारे पास बिजनेस इनकम निकल कर आ जाएगी। डिटरमाइन करना है हमें ग्रॉस टोटल इनकम इग्नोरिंग द सेक्शन 115 बीएसी। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप बात को समझो, कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर बात को समझो तो आपके पास जो निकल कर आ रहा है, कुल मिलाकर अगर आप बात समझो तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आ रहा है 2 हेड्स में इनकम। एक तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में इनकम आ रही है और दूसरा आपके पास पीजीबीपी हेड में इनकम निकल कर आएगी। एक हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपके पास इनकम आ रही है और दूसरा पीजीबीपी के हेड में आपके पास इनकम निकल कर आ जाएगी, ठीक है मालिक। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो 75% पोर्शन लेट आउट है उसकी इनकम निकाल लेते हैं।
जो 75% पोर्शन आपका लेट आउट है, सबसे पहले हम ये 75% पोर्शन की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट जैसे कि मैंने आपसे बोला 170 आ रहा है, लेकिन 170 तो पूरे घर का है और लेट आउट पोर्शन 75% है, तो 75% का कितना होगा, तो 170 का 75% इज 127,500। ये आपके पास 127,500 निकल कर आ जाए। एक्चुअल रेंट आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ था 8,500 पे, और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी वैकेंसी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो 8,500 इंटू 12 पूरा का पूरा 1,02,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि अगर आप जीएवी की बात करोगे तो जीएवी आपके पास हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट 127,500 रुपीज़ की जीएवी आ जाएगी। जीएवी में से आपके जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है उसका खर्चा आपको अलाउ होगा। आपने म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हैं 8% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू आपको दी हुई है 160। तो यहाँ पर आपको 160 का 8%, ये तो पूरे घर का हो जाएगा, हमें 75% अलाउ होगा। 160 का 8% का 75% हमें 9,600 रुपीज़ अलाउ हो जाएगा। आपके पास NAV निकल कर आ जाएगी 1,27,500 माइनस 9,600, 1,17,900, 1,17,900। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी 30% ऑफ NAV की। ये आपके पास आ जाएगी 35,370। ये आ जाएगी आपके पास 35,370। अब इसी के बगल में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की। इसी के बगल में हम लोग क्लेम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड में आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने रिपेयर्स के लिए लिया हुआ है वो अवेलेबल है। रिपेयर्स के लिए 36,000 का आपके पास लोन है। इसका 75%, अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका 75% आपको अलाउ होगा। 36,000 का 75% यानी कि 27,000 रुपीज। या एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे आपको 36,000 रुपीज अलाउ होगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के दो हिस्से बनेंगे। एक तो करंट पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। आपका पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का 12%, करंट पीरियड में 60,000 का ब्याज आ जाएगा। इसके बाद जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसको भी पकड़ेंगे। इसके बाद जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसको भी पकड़ेंगे। हमने लोन लिया था 1 जुलाई 16 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30 जून 19 को, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर आप देखोगे तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जुलाई 16 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 19 तक जाएगा। 1 जुलाई 16 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 19 तक जाएगा। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके पहले तक जाता है, राइट। तो आपके पास ये कितने महीने हो गए सर? 17-18 का पूरा साल है, 18-19 का पूरा साल है, और 16-17 के 9 महीने हैं। तो 24 + 9 33 मंथ्स आपके पास निकलेंगे। 5 लाख का 12% 33 मंथ्स के लिए। अब ये कैलकुलेशन तो 33 मंथ्स की है। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड आपको अलाउ होता है 5 इंस्टॉलमेंट्स। तो 5 लाख का 12% इंटू 33 डिवाइड बाई 12, 165 डिवाइड बाई 5, 33,000। 33,000 टोटल इंटरेस्ट आपके पास बन रहा है 36 + 60 + 33, 129 बन रहा है। और आपका 75% लेट आउट है, तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउ होगा वो होगा 129 का 75%। 129 का 75% 96,750। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी 1,17,900 माइनस 35,370 माइनस 96,750। आपके पास 14,220 का लॉस निकल कर, आपके पास 14,220 रुपीज का लॉस निकल कर आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। अब अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर बिल्डिंग एक्सपेंसेस आपके पास 8 लाख रुपीस के आ रहे हैं।
बिल्डिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले डेप्रिसिएशन का खर्चा क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 रुपये, वो क्लेम कर लो। डेप्रिसिएशन के बाद जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे करे हैं वो क्लेम कर लो। आपने म्युनिसिपल टैक्सेस 1,60,000 का 8% पे किया है पूरे घर का, तो 25% का कितना होगा? 1,60,000 का 8% का 25%, 3,200 रुपीज़ आपको ये अलाउ हो जाएंगे। इसके बाद आपने जो लाइट एंड वाटर चार्जेस और रिपेयर पे खर्चा किया है 147, लाइट वाटर रिपेयर पे आपने खर्चा किया है 147, इसका भी 25% आपको मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम में अलग अलग करना, अभी जल्दी करने के लिए हम लोग मर्ज करके कर ले रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउ होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी तो यहाँ पे रिपेयर्स का जो था 36,000 वो लिया जाएगा, और जो करंट पीरियड का था 60,000 वो लिया जाएगा। ये वाला 36 लिया जाएगा और ये वाला 60 लिया जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एचपी में मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एचपी में मिलता है। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है ये आपको पीजीबीपी के अंदर अलाउड नहीं होता। ये हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की 5 किस्त हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होंगी, ये आपको पीजीबीपी में अलाउ नहीं होंगी। पीजीबीपी में ये 96,000 का 25% ही क्लेम करना पड़ेगा। 96,000 का 25%, 24,000 रुपये। आई थिंक हम लोग ने सारे खर्चे क्लेम कर लिए हैं। लाइट एंड वाटर चार्जेस हो गया, रिपेयर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, और कोई खर्चा है नहीं। होपफुली आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप प्लस करोगे तो आपके पास बिजनेस इनकम निकलेगी 8 लाख माइनस 8 माइनस 32 माइनस 36,750 एंड माइनस 24,000, 728,050। तो आपके पास बिजनेस इनकम आ रही है, पीजीबीपी में आपके पास इनकम आ रही है 728,050, और इसमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 14,220 का लॉस आ रहा है, ये सेट ऑफ हो जाएगा। आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम 713,830 आ जाएगी। आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम 713,830 आ जाएगी। देखिए 14,220 का लॉस आ रहा है, 728,050 आ रही है, 713,830 निकल कर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आसान था। आपसे गलती बस ये हो सकती थी कि आप इस 33 पे भी डिडक्शन ले सकते थे। गलती होने के बस यही चांस थे कि आप पीजीबीपी के अंदर इस 33,000 की गलती डिडक्शन ले सकते थे। वही आपसे एक मिस्टेक होती। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई मिस्टेक आप यहाँ पर कर पाते। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11। इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको हम लोग अच्छे से करते हुए चलेंगे। मिस्टर सुरेश हैज अ सोल प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Mr. Suresh has a sole proprietary manufacturing unit. On 1st April, he owns a plant A and plant B, जिन पे 15% का डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन द 1st April इज 10 लाख। तो आपको ओपनिंग WDV दे दी गई है। ओपनिंग WDV 10 लाख की है, जिसमें दो प्लांट्स हैं A एंड B। हमने प्लांट बी को ट्रांसफर कर दिया है 15 अक्टूबर 2022 को 19 लाख रुपए में, और इसको ट्रांसफर करने के हमारे कुछ खर्चे आए हैं, लेट से 20,000 रुपीज। ठीक है। अब जब आप ब्लॉक में से वैल्यू को माइनस करोगे, तो आप 19 लाख को माइनस करोगे। आपने जो ये एक्सपेंडिचर किया है 20,000 रुपए का, ये ब्लॉक में से आप माइनस नहीं करोगे। एक्सपेंडिचर जो आपने करा है ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्लांट, वो ब्लॉक में से माइनस नहीं होगा। आपको असेट से 19 लाख रुपीज रियलाइज हुए हैं, तो जो मनी पेबल होता है, जो पैसा आपको रिसीव होता है, वो माइनस होता है। प्लांट सी, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, इज परचेज्ड ऑन 10th मार्च फॉर ₹22 लाख। However, plant C is put to use on 2nd September 23। आपने प्लांट खरीदा है 22-23 में, लेकिन आपने प्लांट पुट टू यूज किया है 23-24 में। तो प्लांट ब्लॉक के अंदर तो चला जाएगा क्योंकि परचेज हुआ है, लेकिन पुट टू यूज क्योंकि आपका 23-24 में हुआ है, तो इस पे आप 22-23 में कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे।
आपकी जो बिजनेस इनकम है बिफोर क्लेमिंग एनी डेप्रिसिएशन इज 11 लाख। तो आपकी बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 11 लाख है, इसमें आपको बेसिकली डेप्रिसिएशन का काम करना है। सुरेश ने ट्रांसफर करे हैं 900 इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं ये, फॉर 23,50,000। सुरेश के पास कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। दीज शेयर्स वर परचेज्ड ऑन 2 अप्रैल 15 फॉर 2 लाख। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर डिफरेंट सेक्शन ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। इन्होंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है कोलकाता में 19 लाख रुपए की, जिसमें 3 लाख रुपए का 30,000 रुपए का स्टैंप ड्यूटी है, और एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स बेच के अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सेक्शन 54F में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एनएचएआई के बॉन्ड सेक्शन 54EC में आते हैं, और सेक्शन 54EC में एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेच के। यानी कि ये वाली एग्जेम्पशन हमको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो दो चीजों पे आपको यहां पर काम करना है, दो चीजों पे यहां पर आपको काम करना है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को अपने बिजनेस की इनकम निकालनी है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर अपनी बिजनेस की इनकम निकालनी है। आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप 11 लाख रुपए का दिया हुआ है। आपके पास प्रॉफिट बिफोर डेप 11 लाख रुपए का दिया हुआ है। आपको यहां पे डेप माइनस करना है। डेप का माइनस होते ही आपके पास पीजीबीपी की इनकम निकल कर आ जाएगी। डेप माइनस होते ही आपके पास पीजीबीपी की इनकम निकल कर आ जाएगी। अब जब यहां पर हम डेप निकालने जाएंगे, जब हम यहाँ पे डेप निकालने जाएंगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में हमारे पास 10 लाख रुपए की असेट्स पड़ी हुई थी ए और बी। इसमें हमने इसमें हमने असेट एक्वायर करी, इसमें हमने असेट एक्वायर करी, हमने यहाँ पर असेट एक्वायर करी सी, हमने यहाँ पर असेट एक्वायर करी सी। सी हमने कितने की खरीदी थी राजा बेटा? सर सी आपने खरीदी थी 22 लाख रुपए की। आपने 22 लाख रुपए की सी खरीदी है और 19 लाख रुपए की बी बेची है। तो 22 लाख रुपए की सी खरीद ली है, सोल्ड और डिस्कार्डेड में आपने बी को डिस्कार्ड कर दिया है 19 लाख रुपए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक है वो कितना रह चुका है? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक 13 लाख रह चुका है। अब 22 लाख रुपए की आपकी असेट सी थी जिसपे कोई भी डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलना चाहिए था। तो इस 13 लाख पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको इस पे कोई नॉर्मल डेप मिलेगा और ना ही आपको यहां पे कोई एडिशनल डेप मिलेगा। ना तो नॉर्मल डेप ना तो एडिशनल डेप, राइट? तो आपका डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा नील बटे सन्नाटा। आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी 11 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। अब बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने शेयर्स कितने में बेचे? आपने शेयर्स बेचे हैं 23,50,000 रुपए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास 23,50,000 रुपए की है। इसमें जो ट्रांसफर के खर्चे हैं वो हम लोग माइनस करते हैं। ट्रांसफर के खर्चों के बारे में इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं थी। 23,50,000 रुपए आपके पास नेट कंसिडरेशन आ गया था। अब आपको इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी। आपने अप्रैल 15 में 2 लाख रुपए के ये शेयर्स खरीदे थे। अप्रैल का 15 का 254 है और अभी का 331 है। तो 2 लाख को 254 से डिवाइड कर दीजिए, 2 लाख को 254 से डिवाइड कर दीजिए और 331 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख डिवाइड बाय 254 इंटू 331, 2,60,623, 2,60,623। आपके पास LTCG बिफोर एग्जेम्पशन, आपके पास LTCG बिफोर एग्जेम्पशन 2350 माइनस 260,623 20,89,377 आ गया। 20,89,377 आ गया। अब अगर आपको 54 में एग्जेम्पशन लेनी है तो वो एग्जेम्पशन फॉर्मूला बेस्ड होती है। फॉर्मूला कहता है LTCG 20,89,377 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन 23,50,000 रुपए की है। नए घर पे हमने कितना पैसा लगाया है? नए घर पे हमने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। तो 19 लाख से मल्टीप्लाई,
19 लाख से मल्टीप्लाई और 23,50,000 से डिवाइड, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1689 टू 84 की। 1689 टू 84 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। रेस्ट आपका LTCG टैक्सेबल निकल कर आ जाएगा। 2089377 माइनस 1689 टू 84, 4,93 रुपीज, 4,93 रुपीज। तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम जो निकलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम जो निकलेगी वो 11 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम जो आपके पास निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 11 लाख और 4,93, मतलब आपके पास 15,93,000 रुपीज की ग्रॉस टोटल इनकम। आपके पास 15,93,000 की ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। 1 रुपए का फर्क आ रहा है, 15,92 आ रहा है, हमारा 15,93 आ रहा था। देखिए हमारे पास हाउस पीजीबीपी में 11 लाख की इनकम आ जाएगी। पीजीबीपी में ना तो हमको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राउंडिंग ऑफ की वजह से 1 रुपया ज्यादा आ रहा है, हमारे पास 4,93 आ रहा है, इनका 92 आ रहा है। ओवरऑल हमारा आंसर सेम निकल कर आ जाता है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 65 ईयर्स की है। राम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 65 ईयर्स की है। सबमिट कर रहे हैं फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। इन्होंने कुछ डिटेल्स आपको बताई हैं। लॉस फ्रॉम द स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ए एंड इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बी। आपके पास स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ए में 30,000 रुपए का लॉस आ रहा है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस बी में 1,50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इनको आपस में सेट ऑफ कर दो तो आपके पास स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में 1,20,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। आपके पास स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में 1,20,000 रुपए की इनकम निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आपके पास लॉस अवेलेबल है स्पेसिफाइड बिजनेस का। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये जो 20,000 रुपीज है, ये 20,000 रुपीज आप क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इसके बाद कह रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो रखी है 2 लाख रुपए की। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है 1,90,000। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और सैलरी में इनकम है, तो आपका ये सेट ऑफ हो जाएगा और आपके पास सैलरी हेड में 10,000 रुपए की इनकम निकल कर आ जाएगी। आपके पास क्लोथ के धंधे में 10,000 रुपए का लॉस है, ठीक है सर। आपके पास क्लोथ के धंधे में 80,000 रुपए का लॉस, क्लोथ के बिजनेस में 80,000 रुपए का लॉस है। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड 3 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ऑन द सेल ऑफ शेयर 1 लाख, ये लॉस गेन से एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ये 150 का लॉस भी यहां से एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बेटिंग, ये अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, ये 8,000 रुपीज का लॉस आपको अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 12,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो अदर सोर्सेस की इनकम निकल कर, इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो अदर सोर्सेस की इनकम निकल कर आ जाएगी। 12 प्लस 40 प्लस 80, 132 की आपके पास अदर सोर्स की इनकम निकल कर आ गई है। कंप्यूट करना है हमें टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम एंड शो करना है आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एज्यूमिंग ही डज नॉट ऑफ फॉर सेक्शन 115 बीएससी, ठीक है। तो अदर सोर्सेस में हमारे पास 1,32,000 रुपए की इनकम आ रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट करवा देते हैं, तो आपके पास 50,000 रुपए कैपिटल गेन में इनकम आ रही है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है आपका, ठीक है। ये 10,000 रुपए सैलरी इनकम आ रही थी आपके पास, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो गया था। ये वाले 80,000 के लॉस को हम इससे एडजस्ट करवा देते हैं, ये वाले लॉस को हम इससे एडजस्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये वाले लॉस को हम इससे एडजस्ट करा देते हैं, 80,000 का लॉस हमने यहाँ से एडजस्ट करा दिया। आपके पास बिजनेस इनकम 40,000 की बची, पीजीबीपी की इनकम 40,000 की, सैलरी इनकम 10,000 की, 40 प्लस 10 50, कैपिटल गेन 50 का, 50 प्लस 50 1 लाख,
और 132 की अदर सोर्स की इनकम, 1 लाख प्लस 132। तो आपके पास सैलरी हेड में इनकम आ जाएगी 10,000 की, एचपी हेड 0 हो चुका है आपका, पीजीबीपी में आपके पास इनकम आ रही है 40,000 की, कैपिटल गेन वाले हेड में आ रही है 50,000 की, और आपके पास अदर सोर्सेस में आ रही है 1,32,000 की। इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 2,32,000 की। क्वेश्चन कह रहा है आपसे टोटल इनकम निकालने के लिए, तो यहाँ अब आपको डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो असेसी सीनियर सिटीजन है, तो डिडक्शन इसको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 टीटीबी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की। तो इसके पास बैंकों में डिपॉजिट है, सेविंग और एफडी में मिला के इसके पास 52,000 रुपीज का इंटरेस्ट आया है। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक डिडक्शन मिल जाती है, तो 80 टीटीबी में इनको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 232 में से 50,000 चला जाएगा, आपके पास 182 की इनकम निकल कर आ जाएगी। आपके पास 182 की इनकम निकल कर आ जाएगी। यहां देख लीजिए मालिक, ये देखिए आपके पास 182 का इनकम निकल कर आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एग्जामिन करिए द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तुषार, मिसेस तुषार एंड देयर माइनर सन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, एज्यूमिंग दे डू नॉट विश टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएसी। 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें हर एक ट्रांजैक्शन का, ईच ट्रांजैक्शन का हमें कंप्यूट करके बताना है क्या हिसाब होगा। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सर मिस्टर तुषार के पास एक एफडी है 6 लाख रुपए की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को कि क्रेडिट कर दे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट एट 9% फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च टू द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर राज, सन ऑफ हिज ब्रदर, टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। तो यहाँ पे तुषार ने अपने ब्रदर के बेटे के पास इंटरेस्ट ट्रांसफर करवा दिया है सो दैट कि उसकी एजुकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हमने क्लबिंग में पढ़ा था कि अगर आपने इनकम को ट्रांसफर कर दिया है बिना असेट को ट्रांसफर करे, आपने इनकम को ट्रांसफर कर दिया है बिना असेट को ट्रांसफर करे, तो यहां पे इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होती है। यानी कि इस 6 लाख पे जो 9% का इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 54,000 रुपीज, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ तुषार, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ तुषार। ठीक है, मिस्टर तुषार ने स्टार्ट किया प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 मई 22, 1 मई को इन्होंने धंधा स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख। हिज वाइफ मिसेस तुषार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेव कैश ऑफ रुपीज 5 लाख ऑन 1 मई 22, जो कि इन्होंने इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। अब वाइफ से इनको 5 लाख का गिफ्ट मिला और इन्होंने वाइफ का पैसा भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपने अपने स्पाउस के असेट से, जो आपको गिफ्ट मिला है, स्पाउस ने अगर आपको कोई असेट गिफ्ट पे दी है और आपने उस असेट से इनकम डिराइव की है, स्पाउस ने आपको कोई असेट गिफ्ट करी है और आपने उससे कोई इनकम डिराइव करी है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है, स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो यहां पर ये जो 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए गए हैं, इस 5 लाख का जो प्रॉफिट है, इस 5 लाख का जो प्रॉफिट है, वो मिसेस तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब समझो 4 लाख का प्रॉफिट कैसे कमाया है। सर 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है 11 लाख की कैपिटल पे। 6 लाख रुपए की कैपिटल, 6 लाख रुपए की कैपिटल तुषार की थी, 5 लाख रुपए की कैपिटल मिसेस तुषार की थी। तो 4 लाख डिवाइड बाय 11 लाख, इसका 6 लाख तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा, और 4 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 5 लाख, ये मिसेस तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 4 लाख का 6/11, 2,18,182। तो तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा 2,18,182,
और मिसेस तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा 1,81,818, 1,81,818। तो मिसेस तुषार के हाथ में 181,818 और तुषार के हाथ में 218,182। मिस्टर तुषार का माइनर सन डिराइव्ड an income of 20,000 through a business activity involving the application of his skill and talent। तो मिस्टर तुषार के माइनर सन ने अपने स्किल से पैसा बनाया है, मिस्टर तुषार के माइनर सन ने अपने स्किल से पैसा बनाया है, वो पैसा माइनर सन के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, यानी कि ये 20,000 माइनर सन के हाथ में ही टैक्सेबल होंगे। जब माइनर स्किल से पैसा बनाता है तो वो क्लब नहीं किया जाता है, यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 54,000 रुपीज तुषार का टैक्सेबल हो जाएगा, 54,000 रुपीज तुषार का यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा तुषार के हाथ में। यानी कि मैं ऐसे देख लूं, तुषार के हाथ में कितनी फिगर टैक्सेबल होगी, ये वाला 54 और ये वाला 218,182, 218,182 प्लस 54,000। तुषार के हाथ में टैक्सेबल हो रहा होगा 272,182, मिसेस तुषार के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है 1,81,818 और माइनर सन के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है 20,000। चेक कर लेते हैं आंसर को। तुषार के हाथ में 272,182, वाइफ के हाथ में 181,818 और माइनर सन के हाथ में 20,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मिस्टर कमल एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 48 ईयर्स की है। ये वर्क कर रहे हैं एज अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन अ प्राइवेट बैंक सिंस पास्ट 20 ईयर्स। ये पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इनको अपने एम्प्लॉयर से बेसिक सैलरी मिली है 3,50,000 रुपए की। 12 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 3/12। इनको 42 लाख रुपीस की सैलरी मिली है। क्लाइंट एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट मिला है 20,000 रुपए महीना, आउट ऑफ विच ही सबमिटेड अ बिल्स ऑफ रुपीज 2 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए के बिल्स इसने जमा करे हैं। अब जरा समझने वाली बात क्या है, आपको आपका एम्प्लॉयर हर महीने 20,000 रुपए का रीइंबर्समेंट दे रहा है, मतलब आपको टोटल रीइंबर्समेंट 2,40,000 का मिला है। लेकिन आपने अपने एम्प्लॉयर्स को जो बिल सबमिट करे हैं वो 2 लाख के करे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो खर्चा हुआ है वो 2 लाख का हुआ है। खर्चा 2 लाख का हुआ है, एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट 2,40,000 का ले लिया है, तो आपने 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा रीइंबर्समेंट लिया है। ये आपके लिए एक तरीके का पर्क हो जाएगा और आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। आपको आपके एम्प्लॉयर ने लीव ट्रेवल अलाउंस दिया है 4 लाख रुपए का। आपने गोवा में ट्रिप लगाई है अपने स्पाउस के साथ और 2 बच्चों के साथ मंथ ऑफ दिसंबर में। आपने प्लेन की बोर्डिंग टिकट्स 1 लाख रुपए की और होटल बुकिंग्स 3 लाख रुपए की सबमिट करी है अपने एम्प्लॉयर को। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि लीव ट्रैवल असिस्टेंस या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस में आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो ट्रैवल के खर्चे की मिलती है। आपके होटल का खर्चा, रेस्टोरेंट्स का खर्चा, घर से एयरपोर्ट जाने तक आपने जो कन्वेंस का खर्चा किया, ये सारे खर्चे आपको अलाउ नहीं होते, सिर्फ ट्रैवल का खर्चा अलाउ होता है। तो 4 लाख रुपए का आपको एम्प्लॉयर से पेमेंट मिला है, इसमें से 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर आपको परफॉर्मेंस बोनस देता है 20% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी। आपकी एनुअल बेसिक सैलरी है 42 लाख, 42 लाख का 20% यानी कि 8,40,000 रुपीज का आपको एनुअल बेसिक सैलरी का 20% परफॉर्मेंस बोनस मिल गया। ही इज एलिजिबल टू टेक अ स्टाफ हाउसिंग लोन अप टू ₹20 लाख। आप 20 लाख रुपए तक का स्टाफ हाउसिंग लोन ले सकते हो। आप 20 लाख रुपए तक का स्टाफ हाउसिंग लोन ले सकते हो एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 2.5%, 2.5% पर एनम पे आपको मिल सकता है। आपने इसमें से अवेल किया हाउसिंग लोन 15 लाख रुपए का ऑन 1 जून 2022। आपने इसमें से 15 लाख रुपए का अवेल किया 1 जून 2022 को, और आपने अभी तक कोई भी रीपेमेंट नहीं करी है लोन की, यानी कि पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
8% चार्ज करता है, यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपको 5.5% का कंसेशन दे रहा है। तो यहां पे आपके पास परक्विजिट निकलेगा कंसेशनल लोन का। आपने अपने एम्प्लॉयर से 15 लाख रुपए का लोन ले लिया है। एसबीआई 8% लेता है, आपका एम्प्लॉयर 2.5% ले रहा है, मल्टीप्लाइड बाय जून से लिया हुआ है और अभी तक कुछ भी रीपेमेंट नहीं किया है, तो 10 महीने का निकलेगा। ठीक है, 15 लाख का 5.5% आपको बेनिफिट मिल रहा है, इंटू 10/12, 68,750, 68,750। इसके अलावा पॉइंट नंबर एफ, द बैंक ऑल्सो अलॉटेड 1500 स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं तो मिस्टर कमल इन द मंथ ऑफ मे 1300 रुपए पर शेयर पे, जबकि इन शेयर की मार्केट वैल्यू 1500 रुपए की है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन बाय मिस्टर कमल, he sold all the shares of for rupees 2100 per share on 31st March 23 on the recognized stock exchange assuming STT has been paid। तो यहां पर आपके एम्प्लॉयर ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी आपके पास स्वेट इक्विटी का परक्विजिट आ जाएगा। आपको 1500 का शेयर कंपनी ने 1300 रुपए में दिया है, यानी कि 200 रुपए पर शेयर कंपनी ने आपको बेनिफिट दिया है। 1500 का शेयर कंपनी ने आपको 1300 रुपए में दिया है, 200 रुपए पर शेयर आपको बेनिफिट मिला है और आपको टोटल 1500 शेयर्स अलॉट करे गए हैं। तो 1500 इंटू 200 आपका 3 लाख रुपए अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अब अंडर द हेड कैपिटल गेन आपके पास इनकम निकलेगी। आपने ये 1500 शेयर्स 2100 रुपए में बेच दिए, आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1500 इंटू 2100 हो जाएगी, 1500 इंटू 2100 हो जाएगी 31,50,000। और इसमें से आप माइनस करोगे आपका कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। अगर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे तो आपको मई में शेयर अलॉट हुए थे और आपने ये शेयर्स मार्च में बेच दिए। लिस्टेड शेयर्स है, एसटीटी पे हो रहा है, लिस्टेड शेयर्स है, 12 महीने के अंदर अंदर आपने इन शेयर्स को बेच दिया है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म होने वाले हैं। अब इनकी कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन कितनी होने वाली है? जो एफएमवी होती है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो एफएमवी होती है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वो बनती है कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। तो आपके पास 1500 शेयर्स हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन 1500 होगी। जो मार्केट वैल्यू होती है ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट वो कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन बनती है। तो 1500 शेयर्स 1500 वैल्यू पे 22,50,000, 22,50,000। आपके पास 9 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, 9 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा अंडर सेक्शन 111A। अंडर सेक्शन 111A आपके पास 9 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय मिस्टर कमल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। He earned a rental income of 35,000 per month from a 3 BHK residential flat situated in Delhi. He purchased the said flat for rupees 45 lakh in the month of June. इन्होंने यही फ्लैट मंथ ऑफ जून में खरीदा था, यूजिंग द हाउसिंग लोन अवेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड हिज ओन सेविंग्स। तो जो 15 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया था अपने एम्प्लॉयर से, उस लोन के पैसे से और उसमें कुछ अपना पैसा मिलाकर इन्होंने 3 BHK का फ्लैट खरीदा था जून 2022 में, और आपने इसे लेट आउट कर दिया जुलाई 2022 से। खरीदा जून से और लेट आउट किया आपने जुलाई से, मतलब 1 महीने की वैकेंसी रही है, 1 महीने की वैकेंसी रही है। अगर आपकी वैकेंसी ना हो, अगर आपकी ये 1 महीने की वैकेंसी ना होती तो आपके पास पूरा किराया आता 10 महीने का, जून से लेकर मार्च तक। तो यहां पर वैकेंसी की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जाएगा। तो यहां पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे राजा बेटा, यहां पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे जीएवी की, यहां पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे जीएवी की, वो होगी 35,000 इंटू 9, जुलाई से लेकर मार्च तक की, जुलाई से लेकर मार्च तक की 35,000 इंटू 9, 3,15,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर दिया जाएगा,
इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस कर दिया जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 12,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 12,000 रुपए, इसमें से 12,000 रुपए रीपे कर दिया जाएगा। आपके पास 3,03,000 रुपए बचेगा एनएवी का। एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी 30% की। 3,03,000 का 30% होता है 90,900। और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया था एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर 2.5% का ब्याज ले रहा था। जून में आपने लोन लिया था, जून से लेकर मार्च तक, तो 15 लाख का 2.5% इंटू 10/12, 31250। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकल कर आ जाएगी 3,03,000 माइनस 90,900 माइनस 31250, 18850 की, 18850 की हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकल। इसके बाद आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं आरबीआई के फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड्स पे 1 सितंबर को, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7% पर एनम। इंटरेस्ट क्रेडिट होता है हाफ ईयरली, हर 6 महीने में इंटरेस्ट आता है। आपके पास जनवरी से लेकर जून तक का इंटरेस्ट आता है 1 जुलाई को, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट आता है 1 जनवरी को। एज्यूम करना है रिसीट बेसिस फॉर टैक्सेशन, मतलब जितना इंटरेस्ट रिसीव होगा उतना ही इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। तो हमारे पास 22-23 में केवल जनवरी में इंटरेस्ट मिल पाएगा, क्योंकि 1 सितंबर को बॉन्ड खरीदे हैं, तो जुलाई वाला इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। 1 सितंबर को बॉन्ड खरीदे हैं तो 22-23 का ही इंटरेस्ट मिल पाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट आपके पास आएगा। 7 लाख का 7% 4 महीने के लिए, 7 लाख का 7% 4 महीने के लिए आपके पास, नहीं 30 लाख रुपए लगाए आपने, 30 लाख का 7%, 30 लाख का 7% 4 महीने के लिए, 30 लाख का 7% 4 महीने के लिए 70,000 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने LIC प्रीमियम पे करा है 15,000 रुपए सेल्फ का, 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। 20,000 रुपीज वाइफ का दिया है, 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। 30,000 रुपीज पापा के लिए दिया है जिनकी एज 75 ईयर्स की है। 80C में अगर आपने पेरेंट्स के लिए LIC ली है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता, अपने लिए ली है, स्पाउस के लिए ली है, डिपेंडेंट बच्चों के लिए ली है तो मिल जाता है। तो यहां पर आपको 15 और 20 35,000 रुपए की डिडक्शन 80C में मिल जाएगी। इसके बाद आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। ब्रदर का इंश्योरेंस कभी भी नहीं मिलता, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। 80D में आपको अपनी फैमिली का मिलता है, फैमिली में स्पाउस आती है, आप आते हो, आपके डिपेंडेंट बच्चे आते हैं और माता पिता आते हैं, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। तो ब्रदर का आपने जो ये 5,000 रुपए दिया है ये आपको अलाउ नहीं होगा। इसके बाद मेजर डिपेंडेंट सन का भी आपने दिया है लेकिन कैश में दे दिया है, तो सर 80D में क्लियरली लिखा है कि प्रीमियम कैश में नहीं होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है, तो आपको ये 10,000 भी अलाउ नहीं होगा। यानी कि 80D में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80D में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन दिसंबर इनके पास डिविडेंड इनकम आई है 5 लाख रुपए की ऑन द सेल ऑफ, ऑन द शेयर्स ऑफ द बैंक्स हेल्ड बाय इम, तो ये इनके लिए अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी 5 लाख रुपए। ये 70,000 रुपए का इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। 9 लाख रुपए का कैपिटल गेन इनके पास आ जाएगा। इसके बाद 1,80,850 रुपए इनके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाएगी और बाकी सब इनकी सैलरी की इनकम हो जाएगी। आइए देखिए, 42 लाख रुपीज इसके पास सैलरी आ गई, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा रीइंबर्समेंट आ गया, लीव ट्रेवल का 3 लाख रुपए आ गया, परफॉर्मेंस 20% मिल रहा था हमने भी निकाल लिया था, हाउसिंग लोन का कंसेशनल इंटरेस्ट 68,750 हमने भी निकाल लिया था, स्वेट इक्विटी के 3 लाख रुपए हमने भी निकाल लिए थे। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं थी, सबको प्लस कर दिया, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, सैलरी इनकम आ गई। इसके बाद 1,80,850 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी भी निकल रही थी, कैपिटल गेन में 9 लाख रुपए की हमारी भी निकल रही थी, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम 5 लाख और 70,000 हमारा भी निकल रहा था, इन सबको प्लस कर दिया, आपके पास आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आपको 80C के 35,000 मिल जाएंगे, 80D में आपको कुछ नहीं मिलेगा, टोटल इनकम आपके पास निकल। टैक्स भी निकालना है क्या?
और हमें इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है, तो टैक्स लाइबिलिटी तो निकाल ही लोगे। टैक्स लाइबिलिटी कौन सी बड़ी चीज है, टैक्स लाइबिलिटी आराम से कैलकुलेट कर लोगे। आपके पास एक ही स्पेशल इनकम है 111A वाली, 111A वाली आपके पास स्पेशल इनकम है, बाकी सारी इनकम आपके पास नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत निकल कर नहीं आएगी। अगला है आकाश के पास अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजेक्शन विच आर लिस्टेड बिलो। आपको बताना है कौन से ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में पैन कोड करना मैंडेटरी है, कौन से ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में पैन कोड करना मैंडेटरी है। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करा है तो यस आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। आपने शेयर्स बेचे हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 1,50,000 रुपए के, लाख रुपए के ऊपर जब अनलिस्टेड शेयर्स बिकते हैं तो वहां पर कोड करना मैंडेटरी होता है, यस हो जाएगा। परचेज करा है आपने टू व्हीलर मोटर व्हीकल फॉर ₹1 लाख, टू व्हीलर के लिए पैन कोड करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर मोटर व्हीकल रहती है तो वहां पर कंपलसरी हो जाएगा। परचेस हुआ है प्रोफेशनल लैपटॉप 2 लाख के ऊपर होता है तो पैन कोड करना कंपलसरी हो जाता है। आइए, अगर आपने HDFC में करंट अकाउंट खुलवाया है, यस कोड करना कंपलसरी है। आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं 1 लाख रुपए से ऊपर तो कोड करना कंपलसरी है। अगर आपने टू व्हीलर खरीदा है तो सिंस द परचेज इज ऑफ टू व्हीलर कोटिंग पैन इज नॉट मैंडेटरी, मर्जी है तो कोट कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप खरीदा है 3 लाख रुपए का तो कोट करना कंपलसरी है, क्योंकि 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आप लैपटॉप खरीदते हो तो वहां पर पैट कोड करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये सेशन बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।